नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार। मेरे साथ आज की खास बातचीत के लिए मौजूद है बेहद ही खास इंसान जो अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर एमयू दुआ, जिनसे हम इस खास बातचीत में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे पिछले महीनों से वायरल हो रही कुछ वीडियोस के बारे में। आइए सबसे पहले सवाल हम पूछते हैं, जानते सर से कि यूसीसी के बारे में इनके क्या ख्याल है। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहली बात कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो एक कानून की बात की जा रही है। मैं इससे थोड़ा सा क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तब लागू हो सकता है, अभी ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, बकवास हो रहा है, जिस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप जो है टारगेट मुसलमानों को बना रहे, ठीक है बनाइए, लेकिन हमारे भारत के अंदर आदिवासी 13 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं, जो 8 राज्यों में रहते हैं, और 3 करोड़ हमारे जो है सिख लोग रहते हैं जो भारत में रहते हैं, और 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहते हैं, और बाकी जो है जैन है, बुद्धिस्ट हैं, बाकी सारे कम्युनिटीज़ हैं, और 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। सबका रहना सहना, खाना पीना, शादी ब्याह, रीति रिवाज सबका करीब अलग अलग है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए हमारे संविधान के अंदर 371 एक्ट है। 371 ए बी सी डी ई है, बाइफिकेट किया हुआ है कास्ट के हिसाब से। तो उसमें सभी को वो स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने तरीके से शादी ब्याह और अपने समाज के अंदर जो आपका विधि विधान है वो कर सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। और जब आप कहते हैं कि यूसीसी लाना है, एक कानून बनाना है, तो सबसे पहले हमारे आदरणीय सम्माननीय मोदी जी या जो सत्ता में बैठे हैं उनको ज्ञान होना चाहिए कि पहले हमें 371 ए हटाना पड़ेगा, ए टू ई। उसके बाद में जो हमारे जात और बहुसंख्यक और इसका आर्टिकल 14 है वो हटाना पड़ेगा। तो जब आप ये चीज़ नहीं हटाते और आप एक कानून को थोपते हैं तो ये एक जुमलाबाजी हो जाता है, वो नहीं होता। जैसे आपने एनआरसी लाए, नहीं हुआ, आपने 370 हटाया, लेकिन आपने 3 चीफ मिनिस्टर और 3 गवर्नर आप वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? आप उसको राष्ट्रपति शासन लागू कर करके और जो है आपने गवर्न करें, अच्छी बात है। चूँकि हमारा कश्मीर, मणिपुर, ये सब जो बॉर्डर एरिया है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो होना चाहिए। 370 हटा, अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी होना उतना ज़रूरी है। बिना इम्प्लीमेंट हुए आप अपने साथी को, अडानी को लद्दाख में आपने खदान का ठेका दे दिया, आपने कश्मीर में ज़मीनें जो है ये जो है अंबानी को बेच दिया। आपने कश्मीर में कहा कि 370 हटाने के बाद मैं जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों को बसाऊंगा। आपने किसको बसाया? किसको वहाँ बसाया? सब बेचारे इधर उधर भटक रहे, कोई बॉम्बे में है, कोई विदेश में, कोई दिल्ली में है, इधर उधर भटक रहे। कश्मीर में वो पंडितों को घर देते, वापसी देते, उनका व्यवसाय देते। तो मैं समझता कि हाँ, आपने 370 को इम्प्लीमेंट किया। जब 370 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 371 जब 75 साल 370 को हटाने में लग गया, अब 371 जहां पे 50 करोड़ की आबादी इफेक्टेड हो रहा है, तो आपको पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप तो अभी 10 साल में जाने वाले हो। झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे, तो इसका कानून का क्या होगा? तो आपने एक शगुफा छोड़ दिया ताकि आप लड़ते रहो, जात पात में उलझते रहो, और मैं जो है चुनाव कराता रहूँगा और मैं जीतता रहूँगा। तो ये सियासत की खेल है, ये कुछ होने वाला नहीं है। और इसके लिए मैंने सरकार को, हमने राष्ट्रपति को कहा कि यूसीसी की जगह आप जो है यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। कास्ट खत्म हो जाएगी तो सारे झंझट खत्म हो जाएगा, सब एक जात, और क्या कहलाएंगे भारत में? भारतीय। अब रह गया आरक्षण की लड़ाई कि भाई मेरा आरक्षण छिन जाएगा, ये होगा। तो जो बैकवर्ड हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, जिनके पास इनकम नहीं है, तो आय के आधार पर उनको आरक्षण दे दो, उनको अपलिफ्ट करो, तो देश हमारा भारतीय कहलाएगा। हम सब लोग नाय दुनिया ये मुसलमान हिंदू जो कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, सबका कानून एक होगा, हमारा जो है न्यायविद पे विश्वास होगा, कोर्ट होगा, पुलिस होगी, और उसके बाद में कानून भी एक हो गया, शिक्षा भी एक हो गया, रहन सहन भी एक हो गया, स्वास्थ्य भी एक हो गया, सब कुछ एक हो गया, नौकरी एक हो गई। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं
उनको आरक्षण दे दो उनको। क्या आपको लगता है यूसीसी लाइव बिना जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें कुछ चेंजेस करके भी तो भेदभाव खत्म किया जा सकता है और समानता लाई जा सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उसके लिए हमारे के यहाँ एक संविधान है और उस संविधान का जो प्रक्रिया है उसमें एक जो है लोकसभा होता है, एक विधान होता है, राज्यसभा होता है। तो एक लोअर भाग और एक इनर, उसके बाद में वहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति का साइन होता है। कानून ऐसे आप रातों रात बदल नहीं दोगे, ताली थाली बजाने वाली बात नहीं है कि आपने कहा कोरोना में ताली थाली बजाओ, कोरोना भाग गया, तो ये इससे कानून नहीं होता। कानून के लिए हमारे के यहाँ लॉ मिनिस्ट्री है, उसका पूरा एक सिस्टम होता है, उस पर पूरा बहस होता है, बड़े बड़े जजेज, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, फिर उस पर काम होता है। उसके लिए दोनों हाउस जब यस करेगा तब होगा, उसके लिए मत होगा। अभी तो आपने अविश्वास पर जवाब नहीं होना है, बहुत सारे लड़ाइयाँ होते रहती है पार्लियामेंट के अंदर, काम नहीं होता, करोड़ों रुपया खर्च होता है। अब कैसे कर लोगे? अपनी मर्जी से कर लोगे। तो अगर अपनी मर्जी से करोगे इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है कि हम जो कहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसी अगली वीडियो में हमने कुछ वीडियोस में कहते हुए सुना है असुद्दीन ओवैसी को कि यूसीसी का मतलब प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि हिंदू कोड बिल। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ओवैसी साहब एक लर्नेड व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ को जानने के बाद भी भटक जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ओवैसी साहब से मैं कदम बढ़ा के कहा कि ये हिंदू एक्ट की बात नहीं है, ये हिंदू मुसलमान और बाकी को सिर्फ लड़ाने का है, या आदिवासी और सिख सबको बांट कर करके जात पात के रूप में बांट कर करके ये सियासत करने का है, मुख्य मुद्दा से हटाने का है, और जो है रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य भटकाने का है, बाकी अडानी का और राहुल का जो इशू है उसको हटाने का है। तो मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल से कहना चाहूँगा, और तब मैंने कहा कि मैं यूसीसी का समर्थक हूँ। कानून एक होना चाहिए, लेकिन कानून तब होगा ना जब हम एका होंगे। जब हम एका होंगे कैसे? तब हमने कहा कि यूसीसी नाम वही रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। कास्ट हट गया तो सब कुछ हट गया। तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब भी जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके राजनीति कर रहे हैं। उनको राजनीति से हट करके राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए कि देश को हमें क्या देना है और क्या मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी का मतलब है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की डिबेट, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हुए सुना है कि अगर जो लोग मुसलमानों की इतनी अगर अधिकारों की बात करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, अगर वो मुसलमानों के इतने हितैषी होते हैं तो आज मुसलमान के हालात रोजगार और शिक्षा में कुछ हो रही होते। तो इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये सब जो है जुमलाबाजी भटकाने वाली बात है कि मुसलमानों का है। जब एक कानून बनता है तो सबके लिए बनता है, और इसमें इस कानून का जो प्रावधान, जो बातें आई हैं सामने, अभी हालांकि पूरी चीज़ें नहीं आई क्योंकि ड्राफ्टिंग नहीं बना, लॉ मिनिस्ट्री में बात चल रही है, लोग अपने क्यासे लगा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये कानून की बात है। 3 तलाक हटाए गए मुसलमानों के लिए, मुसलमान खुश है, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। जो शादी कर रहे हैं वो उसका जो है उसका निर्वहन करें, महिलाओं को इज्जत दें, बच्चों को उसका अधिकार दें, ठीक है, लेकिन उनका एक पर्सनल लॉ है, ठीक है। उसी तरह से सिखों का है, उसी तरह से जो है आदिवासियों का है, क्रिश्चियन का है, जैनियों का है, बौद्धिस्टों का है। तो वो जब कानून बनता है देश का तो सभी के लिए होता है, और उसमें मुसलमान से ज़्यादा आदिवासी, मुसलमान से ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन और बौद्धिस्ट और जैन और जो है सिख प्रभावित होते हैं। तो मुसलमान को नाम को खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाहते हो आप, 2 कम्युनिटी को लगा के आग लगा करके और कुछ नहीं करना चाहते, तो ये गलत है। ये हिंदू मुस्लिम का कानून देश के लिए बनता है, कानून एक होना चाहिए, लेकिन कानून एक होने से अच्छा है कि अगर हम सब जात भारतीय हो जाएं तो हमारा सबसे अच्छा होगा कि हम भारतीय हैं, फिर हमारी लड़ाई खत्म। इसी के साथ साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे 2 वायरल वीडियोस की। महिलाओं की 2 वायरल वीडियो, एक मणिपुर से, एक पश्चिम बंगाल से। मणिपुर की वीडियो की बात करें तो इसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है पुरुषों द्वारा, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की वीडियो की बात करें तो उसमें महिला पर अत्याचार होता है महिलाओं के द्वारा। तो हम डॉक्टर दुआ से जानना चाहेंगे कि इसको वो किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं के ये बढ़ते अत्याचार का कारण क्या है। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, बंगाल का इशू एक भटकाने वाली इशू है। अभी मणिपुर जल रहा है,
वहाँ आपने 2 महिलाओं को नग्न देखा, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ देखा। वहाँ 40 नंगे लोगों का आपने देखा, जबकि वहाँ नेट बंद है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी है। वहाँ पे 400 से ज़्यादा औरतों को नंगा किया गया और उनके साथ सामूहिक रेप कर करके मारा गया। 16 साल की लड़की के साथ उसके साथ सामूहिक रेप होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ होता है और उसके बाद उसको जान से मार दिया जाता है। 60 साल की एक औरत जो कारगिल के एक जवान की बीवी, आप उसको जो है छोड़ दिया। उसने जो बयान दिया है वो दर्दनाक है, शर्म है और पूरे भारत के तमाम जो नागरिक को और खास करके जो हमारी महिलाएं जो सांसद हैं, जो विधायिका हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको सम के साथ मर जाना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है ये तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती है। तो इस तरह का आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर वहाँ जाता है, आप इशू बनाते नहीं जी सब कुछ शांत है। फिर शांत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसका वजह यह है कि सरकार जानबूझ करके 10% जो मैत्री हैं, जो अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, वो 90% जो है कुकीज और नागाओं के अधिकारों को छीन रहे हैं। वहाँ मामला ये नहीं है। मामला, असली मामला ये है कि वहाँ ड्रग का बिजनेस होता है, अरबों खरबों का बिजनेस होता है, जिस पे जो वर्तमान सरकार है वो कब्जा करना चाहती है। इसलिए वहाँ का चीफ मिनिस्टर और सरकार मिल कर करके और वहाँ पे दमन और शोषण हो रहा है, आग लगाया जा रहा है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। आप वहाँ नहीं जा रहे, आप भोपाल जा रहे हैं, आप जो है राजस्थान जा रहे हैं, आप मिस्र और फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन क्या आपका जेट वाला विमान 2 मिनट के लिए मणिपुर नहीं जा सकता? आप नहीं कर सकते? हमारा सरकार, हमारा जो सिक्योरिटी, हमारा विजिलेंस 2 मिनट लगेंगे सारी दंगा को रोकने के लिए। लेकिन 80-82 साल से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर की इशू को खत्म ना करके आप कह रहे बंगाल में ऐसा हो गया, आपने राजस्थान में ऐसा हो गया, मध्य प्रदेश, चूंकि जहां पे इलेक्शन है वहां जो है ममता को आप कमजोर कर। भाई पूरा देश 140, आप कह रहे खुद ही कि इतना होता घटना, तो घटना को रोकेगा कौन? आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आप हमारे सुरक्षा कहाँ है? तो अगर बंगाल में भी हो रहा है तो मैंने कहा कि आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाओ, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, और बंगाल और मणिपुर में क्यों, पूरी भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करा दो। चूंकि आदिवासियों के साथ हुआ है, हमारी आदिवासी राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति होकर करके उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है, और आप उसको ब्राह्मण का उसकी शुद्धिकरण करके राष्ट्रपति में रख रहे हो। तो हमारे राष्ट्रपति को कहा कि आप अगर अपने जो है अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते तो राष्ट्रपति को चाहिए एक महिला होने के नाते वो इस्तीफा दे दे। हिंदुस्तान में एक नई क्रांति आ जाएगी। अगर मणिपुर हिंसा की बात करें तो एक और वायरल वीडियो की बात करते हैं इसके साथ, जिसमें एक बीजेपी एमएलए को मॉब लिंचिंग का इस तरह से शिकार बनाया गया कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, जिसके चलते हुए अपनी याददाश्त भी खो चुके। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि मानवता के नाम पे ये शर्मनाक तो है ही, लेकिन ये मानवता का किस तरह से शोषण है? देखिए, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता है तो वो निंदनीय है, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या एक आम नागरिक जिसके पास खाने को नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो करेगा? ये सब सियासत के लोग एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, समाज को विखंडित करने के लिए, समाज में अस्थिरता लाने के लिए ये नेता लोग करते रहते हैं। ये नेताओं को एक दूसरे को डराना, पेशाब कर देना और मूत्र कर देना और जो है मॉब लिंचिंग करना, करवाना, ये सब नेताओं का और राजनीतिज्ञों से प्रयोजित होता है। अभी नूह में हुआ, अभी दिल्ली में हुआ, और इससे पहले मैं रायपुर में था, वहाँ मुझे कहा गया कि ये जो नेक्सलाइट हैं इनके पास AK-47 ये सब कहाँ से आता है? मैंने कहा भाई वो जंगल में रहता है, उसको पैरों में चप्पल नहीं है, खाना नहीं है, लकड़ी बेच करके कैसे कैसे पेट भरता है, और वो उसके पास है। तो कौन देता है? वो लीडर्स लोग देते हैं, जो वो लड़वाते हैं, जो वहाँ झगड़वाते हैं और कहते हैं नेक्सलाइट ने ये लूट लिया।
अरे भाई, ये जितनी भी मॉब लिंचिंग है, जितने भी ये जो दंगाएं हैं, उसमें जनता का बेकसूर है। जनता पीसी जाती है, जनता मारी जाती है, लेकिन ये लीडर लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी के लिए ये जानबूझ करके, पेड करके, पैसा दे करके हमारे गुमराह किए जाते हैं नौजवानों को, बच्चों को। कहीं 500 कहीं 1000। ये आपका दिल्ली में जब हुआ था, आपका दंगा हुआ था, तो वो बात खुल के सामने आई कि 500 रुपये में बच्चों को लाके और जो है पत्थर, आप जो है पत्थरें जमा करते हैं। कहाँ से आता है ट्रक ट्रक पत्थर भाई? कौन लाएगा? हम अगर मैं जाता हूँ तो मेरे हाथ में हो सकता है सड़कों से एक पत्थर उठा लूँ, लेकिन 1 ट्रक 2 ट्रक पत्थर आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार के जो लोग बैठे हैं, जो लीडर्स हैं, एक लीडर दूसरे लीडर को लड़ाने भिड़ाने के लिए ये काम करते हैं। चाहे बीजेपी को उन महों के साथ अगर गलत हुआ है तो मेरे से संवेदना है, और ऐसा किसी भी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। तो देश में जिस तरह की घटनाएं और हिंसाएं हो रही है, आप क्या मानते हैं कि सिस्टम का किस तरह से ये फेलियर रहा है? ये सिस्टम अपने मुख्य मुद्दा से भटकने के लिए कि रोज़गार से लोग आवाज़ ना उठाएं, अशिक्षित रहें, स्वास्थ्य बिगड़ा रहे, लोग जो है त्राही त्राही करें और हिंदू मुस्लिम करें, मंदिर मस्जिद करें, इन सब चीज़ों से भटका करके ये सत्ता करना चाहते हैं। आज की वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने बहुत सारे वादाएं, बहुत सारे लॉलीपॉप दिए, दिया कुछ नहीं। इन्होंने दिया हमारे के यहाँ भ्रष्टाचार। इन्होंने हमारे लड़कियों के साथ, हमारे उन लीडरों जो बहुत सारे लीडर बीजेपी में बैठे हैं, उन्होंने बलात्कार किया, उनको उन्होंने बचाने में लगे हैं। अपने जो है साथी जो कॉरपोरेट हाउस में हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, और भी लोग हैं, उनको बचाने में हैं, उनको लोन माफ़ करने में लगे हैं। और जब वो इशू जनता उठाती है तो उसको दबाने के लिए दूसरी इशू लगा देते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उनके स्ट्रीम मीडिया है, उनको पेड मीडिया, गोदी मीडिया जिसको आज कहा जा रहा है, उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। न्यायपालिका को, कार्यपालिका को अपने पॉकेट में रखते हैं। ईडी और जो है इनकम टैक्स के सहारे छापा पड़वाते हैं, और विपक्ष को, ये जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल भेजते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मुझे भी अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता है। बहुत कोशिश किया गया तो ये हो सकता है, लेकिन आज न्यायालय पे मुझे विश्वास है, न्यायालय काम कर रही है। और जब ये इशू आ रहा है, राहुल का, अडानी का, सबका जो है इशू आ रहा है, तो इनको भटकाने के लिए ये मॉब लिंचिंग, ये हंगामा, ये सब कुछ करा करके जनता को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर करके ये अपनी राजनीतिक को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो जनता अब अवेयर हो गई है, जागरूक हो गई है। हम लोग भी 36 साल से मानवाधिकार पे काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों को अब जागरूकता दी है पूरे भारत में। तो अब ये जागरूकता सामने आने लगा है, और जो बहुसंख्यक लोग हैं उसमें जो है ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, दलित हैं, शोषित हैं, ये तमाम लोग जिनको आप 85% कर रहे हैं, 15% में 3% ब्राह्मण हैं। लेकिन हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, जो ब्राह्मणवाद कर करके ये जो जात पात में, ये धर्म में हमें जो है आस्था में, चाशनी में डुबा करके अब हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं, गुलाम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो लोग समझ गए हैं, और आने वाले 5 राज्यों में और लोकसभा के चुनाव में जनता करारा जवाब देगा। और ऐसे लोग जो देश को तोड़ रहे हैं, हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों, लड़कियों को नंगा कर रहे हैं, इसका जवाब उन्हें नंगा करके देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि मणिपुर जैसे जल रहा है, मणिपुर की हिंसा को लेकर अगर हम आपकी राय जानना चाहिए, आपका मैसेज जानना चाहे जो शांति के लिए होगा, तो आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, और किस तरह से शांति की अपील हमारे चैनल के द्वारा मणिपुर की हिंसा के लिए करना चाहेंगे? पहली बात तो मणिपुर के जनता के पास मैसेज नहीं पहुंच रहा, चूँकि वहाँ नेट काम नहीं कर रहा, वहाँ पे जनता एक दूसरे से दूर दूर है। लेकिन वीडियो तो वायरल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा। कुछ जो है, ये जो है सिक्योरिटी और जो सरकार और जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के जा रहे हैं, उन कुछ फ़ोटो और कुछ चीज़ों को 1-2 बाइटें ले करके, सैटेलाइट का जो बाइट है थोड़ा सा वो ले करके ही दिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं सामने आ रही है। वो जब वहाँ सब चीज़ें बहाल हो जाएगी तो आएगी। रही बात कि वहाँ शांति बहाल करने के लिए सरकार को कड़ी से कदम उठानी चाहिए। सरकार को बिना किसी का पक्ष लिए वो जो है सिर्फ देश को देखें, एक राज्य को देखें। एक हमारा जो है सीमा का राज्य है जहां से बर्मा और चाइना लगता है, वो चाइना धीरे धीरे घुस रहा है, चाइना जो है हथियार भेज रहा है, वो मज़े ले रहा है। तो उस मज़े ना लेने दें, हमारी सरकार को फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हुए वहाँ शांति बहाल करना चाहिए और सबके हक अधिकार को कायम करते हुए, और मणिपुर हो चाहे हमारा कश्मीर हो चाहे
कोई भी बॉर्डर हो उसका, जहां हम सुरक्षा पे करोड़ों अरबों खरबों खर्च करते हैं सैनिक पे, क्या हम यहाँ शांति के लिए हम काम नहीं कर सकते? तो ये काम किसका है? सरकार का है। उनके पास जो है पुलिस है, उनके पास सिक्योरिटी है, वो अपने तरीके से संभालें। जहाँ कहीं भी होता है, नू का एक दिन में हुआ, पुलिस छा गई वहाँ पे, अभी आज लड़ाई सुबह बंद हो गई, लेकिन वहाँ 85 दिनों से लड़ाई हो रहा। क्यों? आप कहीं भी दंगा होता है, बॉम्बे में बम मारा, एक दिन में गया, वो सबको आतंकवादियों को पड़ा, गोली मार दिया। तो क्या यहाँ पे 85 दिनों से ये हंगामा होता रहेगा? क्या यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, सिक्योरिटी क्या कर रही है? जो काम कर रहा है उसको गोली मार दो, पकड़ो उसको, जेल में डाल दो, फटाफट शांति हो जाए। लेकिन क्या सरकार के रसाल, सरकार के जो है बम पटाखे, उनकी जो पिस्टल है वहाँ सरकार के घर से जा रही है, और जो लेके जा रहा है आप उसको जाने दे रहे हो, उसको पकड़ ही नहीं रहे हो और कह रहे हो तू चला। पुलिस के सामने वो कुछ ऐसे फोटो भी आए हैं कि वहाँ के सिक्योरिटी खड़ी है और लोग गोलियां चला रहे हैं, लोग नंगा कर रहे हैं, मार रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे। यही काम 1984 में जब इंदिरा गांधी का जो मौत हुआ था, तो पूरे भारत में 6 घंटे तक पुलिस ने, सिक्योरिटी ने छोड़ दिया था, तुम कुछ भी तांडव करो। तो यही तांडव क्या आप मणिपुर में कराना चाह रहे? और कर रही कौन कर रहा है? सरकार तब भी किया था, सरकार आप भी कर रही है। विपक्ष तो अपना दमखम लिए हुए। अगर विपक्ष कर रहा है तो सरकार को चाहिए उसको भी पकड़ो, उसको भी अंदर करो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ, जिन्होंने बताया कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए हो तो किन कारणों के वजह से नहीं आना चाहिए, और उसी के साथ साथ इन्होंने प्रकाश डाला मणिपुर जैसी हिंसा को लेकर, और उसके साथ साथ कुछ वायरल वीडियोस को। और इसी के साथ आप बने रहिए, मैं अमन कुमार, और ऐसी तमाम चर्चाओं और ख़ास बातचीत के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।